सकता। प्रफुल्ल भाई, मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी लेकर फिर दया सिंह जी के पास जाऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वें कार्यक्रम की जयंती हुई। ठीक है, उनका कहना है इनका नाम सालों तक दबाया गया, कैसे दबाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने के अलावा अगर कुछ काम किया हो मोदी जी ने, तो मैं शायद मेरी नॉलेज में नहीं, आप बता दीजिएगा। और उसके बाद ये वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था, उसके 150 साल करीब पूरे हो रहे हैं। तो देश भर में इसके महत्व को, इतिहास को, अपने संस्थापक बलिदानों को फिर से जोड़ने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का जश्न है? आजादी का जश्न मना लिया, 75वीं आपने कर लिया, 2000 आपने कह दिया कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, हम जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जीडीपी के आंकड़े आप झूठे देते हैं। अमेरिका के सामने आप खड़े होने की नौबत में नहीं है। और मैंने पहले वीडियो इसीलिए चलाया कि जिस जिस बल से या जिस सम्मान से जवाहरलाल नेहरू खड़े थे वहां पर, और जो सम्मान उनके राष्ट्रपति वहां पे कर रहे थे, ऐसा सम्मान तो हमने मोदी जी का नहीं देखा। 2019 में भी हाउडी मोदी, वो मोदी जी कैंपेन करने गए डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए। उसके बाद तो वो गए नहीं मिलने उनसे। कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। तो ये सारे विषय में, तो क्या अब ये वंदे मातरम का जो कल डिबेट है, उसके बाद उसकी 50वीं साल पूरे होने पर जो एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाएगा पूरे देश में, वंदे मातरम का जाप करते हुए इस देश के लिए खून बहाया गया था, इस तरीके की बातें करते हैं। ये तो आजादी के लड़ाई में भी नहीं थे। तो थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल दीजिए कि अब वंदे मातरम के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश क्यों कर रही है मोदी सरकार? जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर देखिए, ये सब इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जो उस समय में डील किए गए थे, हल किए गए थे। इनके अलग अलग पक्ष हैं। आज के संदर्भ में जब हम इन पर बातचीत करते हैं तो कई बार गलतफहमियों की भी गुंजाइश बन जाती है, और कई बार खास करके ऐसे प्रोग्राम में तो ये रह जाती है, बात पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं कि वंदे मातरम का गीत कब लिखा गया, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस गीत का अपना एक इतिहास है। उस इतिहास को यहाँ उल्लेखित करना जरूरी है, चूंकि बहस इस पर हो रही है। लेकिन दीनबंधु मित्र का नील दर्पण आ चुका था, और नील दर्पण कलकत्ता में नहीं बल्कि बांग्लादेश का जो ढाका में बहुत पॉपुलर हुआ था और बहुत उसका हंगामा हुआ। दीनबंधु मित्र पोस्ट ऑफिस के बड़े अधिकारी थे, और नील विद्रोह पर उन्होंने, नीलहर किसानों के ऊपर में वो था, उस शोषण की खिलाफत करते हुए था। उसका इतना जबरदस्त असर हुआ उस नाटक का कि लिटन साहब ने 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट लाया, और किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को करने के पहले आपको अनुमति लेने की जरूरत थी। उसमें पश्चिम बंगाल में काफी नाटक काफी लोकप्रिय हो रहा था। यहाँ पर नाटकों का मंचन का सिलसिला शुरू हो गया था, यात्रा वगैरह के साथ मिलकर के। गिरीश चंद्र घोष, द्विजन लाल राय और ऐसे बहुत सारे लोग थे, समय जाया नहीं करूंगा, हमारे पुरखे थे। और उन लोगों ने नाटक का एक क्रांतिकारी नाटक की एक श्रृंखला चल पड़ी। वे सारे नाटक हटा लिए गए, और जब ये परफॉर्मेंसेज एक्ट आया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट लिटन के समय में, तो सबों ने राजनीतिक ताप से बचने के लिए गाना, सामाजिक नाटक करना शुरू किया, पारिवारिक नाटक शुरू किया। उसी समय में आनंद मठ, पॉलिटिकल थीम को लेकर के आनंद मठ की रचना हुई उपन्यास के रूप में। बांग्ला में लगभग पहला उपन्यास है, 1875-76 में इसकी रचना हुई, और 1882 में लगभग ये गीत प्रकाशित हुआ। तिथि को लेकर के थोड़ा आगे पीछे है, मेरी जानकारी के हिसाब से 1882 में ये गीत हुआ, और 1886 से ये राजनीतिक क्षितिज पर यह गीत आ गया, और कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करना इसलिए शुरू किया होगा, मैं फिर कहूं, क्योंकि अंग्रेजों को इस उपन्यास का वर्नाकुलर के बावजूद, अंग्रेजों के इस उपन्यास के इस गीत का उनके यहाँ सम्मान इसलिए था कि उनको एक पॉलिटिकल टूल्स के रूप में से स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि इसमें सन्यासी विद्रोह वगैरह वगैरह की बात थी। आनंद मठ को पूरा पढ़ा जाना चाहिए, उस उपन्यास से इस गीत को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। तो उसमें जो हिंदू मुस्लिम विभेद की जो राजनीति थी 1857 के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसमें उसको फिर से, जब यही वो दौर था जब इतिहास को इस्लाम काल में काले अध्याय के रूप में अंग्रेज इतिहासकार पेंट कर रहे थे, डार्क एज बता रहे थे कि वो डार्क एज था जब मुगलों का शासन यहाँ पर था। तो सन्यासी विद्रोह में उस डार्क एज की कुछ घटना है, और हिंदू गौरव को आप जानते होंगे। हिंदुत्व की राजनीति की लगभग पहली सूचना लगभग
इसी उपन्यास में है, आनंद मठ में है। तो आनंद मठ हमारे राष्ट्रवाद का, राष्ट्रबोध का एक केंद्र बना, और चूंकि अंग्रेज इसे भी पसंद कर रहे थे, इसीलिए इस गीत का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि जो है सो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे भी बढ़ाया सके। और डायरेक्ट एक कूटनीतिक बात भी थी, क्योंकि बहुत सोच विचार करनी हुआ था। और कांग्रेस के अधिवेशन में इसका किया गया था 1896 में। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। 10-11 साल के बाद कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसमें इसके जो 2 स्टैंजा थे, जो 2 स्टैंजा दुर्गा और ये उसके रूप में थे, तो सचेत रूप से इसका उस तरह से विरोध नहीं था। लेकिन बाद में संविधान सभा में इस पर विरोध हुआ। ये नारा धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। मातृवंदना की ठीक है कि और क्या परंपरा भारत में रही है कि जमीन को मातृवंदना के रूप में, यह ऐतिहासिक रूप से डीन साहब हैं वगैरह लोग हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे यह कब से शुरू हुआ। लेकिन ये वही दौर था कि इन्होंने इसको शुरू किया। अब कांग्रेस से ये सवाल पूछती है कि गांधी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल पूछते हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने क्या दिया। गांधी नेहरू परिवार ने कब खुद क्लेम किया कि हमने दिया? क्या सोनिया गांधी ने कहा कि हमने ही दिया सब कुछ? क्या कांग्रेस के नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने कभी कहा कि हमने ही दिया सब कुछ? क्या नेहरू ने कहा कि हमने ही दिया सब कुछ? ये तो देश के लोग कह रहे थे कि हाँ इन्होंने दिया। और कांग्रेस को ये आरोप लगाना कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कोई अगर जाते हैं पारिवारिक राजनीति करते हैं तो बिल्कुल गलत है। भाई सोनिया गांधी तो 5 साल तक अलग रही ना, काफी दिन तक। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद काफी दिन तक कांग्रेस से अलग रही। लेकिन जब कांग्रेस टूटने लगी, और आज आप जिस ममता बनर्जी को देखते हैं, एक कब टूटी थी? जब सीताराम केसरी का अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे, पीवी नरसिम्हा राव थे वहां पर, संभाल तो पाए नहीं, और कांग्रेस लगातार टूटन और छीजन का दौर कांग्रेस में तभी शुरू हो गया था। तो उस कांग्रेस को बचाने के लिए, खड़ी रखने के लिए, जब लोग कांग्रेस जन गए थे सोनिया गांधी के पास कि आप इसको संभालिए, इतनी बड़ी विरासत है और हम लोग से नहीं संभल रहा, तब सोनिया गांधी आई थी। अब उस पर आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आप तो राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख रहे थे। अरे हमारे राष्ट्रपति अबुल कलाम का उपन्यास, ये किताब टर्निंग पॉइंट पढ़िए ना, वो तो लिखे साफ साफ किस तरह से आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। और आपके दबाव के कारण नहीं, राहुल गांधी थे दुनिया का शायद पहला ऐसा बेटा होगा, अब तक का आखिरी, जिसने अपनी मां के सामने शर्त रखी होगी कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, नहीं तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो वो नहीं बनी, और डॉक्टर साहब बने। दारा सिंह जी यहाँ पर हैं, वो जानते हैं डॉक्टर साहब कैसे हमारे प्रधानमंत्री बने और कितने सफल प्रधानमंत्री बने। और वे इतने सज्जन पुरुष थे, जब नरसिंह राव जी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाने की पेशकश की तो उनके सामने कहा, सीधा कहा कि देखो मैं राजनीतिज्ञ हूं, तुम तो हो नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं, तो कहा हाँ तुम नहीं हो। अगर बढ़िया इसका कोई नतीजा निकलेगा तो दुनिया उसका सारा श्रेय मुझे देगी, और अगर तुम्हारी अर्थनीति का कोई बुरा असर होगा तो उसके लिए तुमको दोषी ठहराएगी। जब उनको बनाया गया, कांग्रेस की बात बोलते, जब उनको प्रधानमंत्री के लिए कहा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उन्होंने यही सवाल सोनिया गांधी जी के सामने भी कह दिया कि नहीं, मेरे तो मैंडेट है नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंडेट तो मेरे नाम पर अगर है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ आप बनिए, पॉलिटिकल आपको कुछ नहीं रखना है, पॉलिटिकल साइड हम संभालेंगे। आप जानते हैं कि इसको लेकर के वामपंथी लोग तैयार नहीं थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो सोनिया गांधी को चाहते थे। लालू प्रसाद यादव भी तैयार नहीं थे, आज वे लोग जिंदा है, सब सारी बातें किताबों में है, वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि नहीं आप बनिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो छवि है उदारवादी बाजारवादी अर्थनीति की, उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना करके सोनिया गांधी ने कुशल नेतृत्व दिया और 10 साल तक शासन में रहे। तो क्या वो क्लेम करती हैं, इस तरह की जो अनाहक बात करते हैं ये लोग, इन्होंने क्या दिया था, इनकी क्या भूमिका थी? एक दूसरे पर हमेशा सवाल उठाते हैं। और जब नेहरू जी को याद किया जाएगा तो सोनिया गांधी तो हिचकते कहती हैं नेहरू जी के बारे में, और ये देश हमारा और जोर से करना चाहिए नेहरू जी के बारे में। पूरी दुनिया जिस सम्मान से बात करती है, जिस ऊंचाई पर जाकर बात करती है, जबकि हमारी वो ऊंचाई हमारी सिर्फ नैतिक जमीन पर खड़ी थी। न हम कोई आर्थिक शक्ति थे, न हम कोई सामरिक शक्ति थे, और न छाती पीट कर नेहरू जी ने कभी विदेश में कहा हो कि मैं इतने करोड़ जनता का
प्रतिनिधित्व करता हूं या आया हूं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपनी कभी किसी भाषा में ये कहा, किसी भाषण में ये कहा हो कि इतने बड़े देश का, इतने लोगों का, लोकतंत्र की जननी के देश का, सब क्या लैंग्वेज है। इसीलिए ठीक ही कहा अचल सर ने कि इनकी बात पर अगर हम जवाब न दें तो वही उचित है। लेकिन ये चूंकि इस तरह से सरकारी पद पर, ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और दिन रात समाज का ध्वंस कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बातों को ध्यान में लाना पड़ता है। नहीं तो उनकी बात पर कौन ध्यान देगा जो कहेंगे कि राणा प्रताप और बाबर की लड़ाई हुई थी और राणा प्रताप ने बाबर को हरा दिया था। राणा प्रताप और बाबर की मुलाकात भी हुई थी क्या? इन लोगों के सवाल का जवाब भारत दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और वो सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू गांधी परिवार ने क्या किया। अरे नेहरू गांधी परिवार अगर इतना ही जानते हैं, दिन रात बोलते हैं ना कि फिरोज गांधी मुसलमान थे, हैनाते थे, फिरोज गांधी से मुलाकात कैसे हुई इंदिरा गांधी को पता है? बाप बेटा दोनों जेल में थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ कमला नेहरू आंदोलन पर थी। अखबार में जब खबर आई तो उन्होंने पूछा नेहरू जी मोतीलाल जी से, क्योंकि मोतीलाल जी बाद में जेल गए थे, अपने पिता से पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों से तो मैंने तो कहा था परिवार में कि कोई भी आंदोलन कर सकता है, परिवार की महिलाएं निकली है, नेतृत्व कर रही है, तो इसमें क्या बुरा है। और वहीं जब वो आंदोलन कर रही थी कमला नेहरू जी तो बेहोश पर हो गई। अब बेहोश होने के बाद एक नौजवान ने देखा कि एक महिला बेहोश हो गई आंदोलन में, तो उनको उठाकर अस्पताल ले गई। तो ले गए तो तब उन्हें पता चला कि ये कमला नेहरू है जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है। और वहीं इंदिरा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, आंदोलन के दौरान मुलाकात हुई। इतिहास को नहीं जानते क्या दिया कांग्रेस ने, इनके कौन लोग थे और कौन थे। कहने का मतलब ये कि ये बात बिल्कुल आके सर की बात को मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकी बात का कोई जवाब कॉग्निजेंस लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि आप सिर्फ सत्ता पर न बैठे हुए हैं, बल्कि आप क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में अपनी आलतू फालतू की तरह की बातों का, ऐतिहासिक बातों का, अतार्किक बातों का जवाब हम तर्क से ढूंढते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बुरी स्थिति है। सर धन्यवाद। सुजाता जी, मैं आपके पास आता हूँ। वंदे मातरम को पॉलिटिसाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि कल उस पर डिबेट है। 1887 की लिखी हुई उपन्यास जिसके बारे में जिक्र किया, प्रफुल्ल भाई ने डिटेल में बताया, उसका हवाला देते हुए सचिव भट्टाचार्य की किताब के बारे में बात करते हैं संबित पात्रा, और कहते हैं कि उसमें नेहरू के बारे में 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि इससे मानसिकता का पता चलता है कि कल भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता से पार्लियामेंट में जाने वाली है। पहला, उन्होंने CWC मीटिंग में 6 दिन पहले आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा था, जबकि उस समय इसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। अगर किसी को इतना समझने के लिए वंदे मातरम डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है तो वो विरासत बनाने वाला नहीं है, यानी कि नेहरू विरासत बनाने योग्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों को परेशान करेगा। ये बात का अभी बात जो दया सिंह जी ने कही कि नेहरू ने कहा था कि मुसलमानों को परेशान करेगा वंदे मातरम। अब कौन सा स्टैंजा की वो बात कर रहे हैं या कौन से अध्याय की बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात कर लें। ये नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की झूठी भावना थी। मतलब नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे, इस पे भी सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है। कल जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि नेहरू की विरासत फिर से बहस और चर्चा का विषय बनेगी और शायद बेनकाब हो जाएगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, सीधे सीधे। चलिए बात कर लेते हैं इसी की, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें जो ये झूठी बातें करते हैं इतना इतिहास में, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको रिवाइज शायद हम एग्जाम के लिए इतना नहीं करते थे जितना हम कांग्रेसियों को और प्रबुद्ध लोगों को आजकल करना पड़ रहा है। और यही मतलब इनकी, मुझे इसका पॉजिटिव पक्ष ये लगता है कि हम अपने इतिहास को दोबारा पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले तो नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में अगर मुझे बोलना पड़ेगा, मुझ जैसे मतलब एक मामूली से इंसान को उस व्यक्ति के बारे में बोलना पड़ेगा जिसके बारे में आइजनहावर हो या केनेडी हो या कितने सारे किस के नाम लूं मैं, जिन्होंने सारी बातें तभी कह दी थी जब वे जीवित थे। तो आज बहुत दुख होगा कि अगर मुझे बोलना पड़े। वे देश के प्रथम सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री थे। इस बात से दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और गरीब लोगों के पूरे केसेस फ्री में लड़ते थे और बहुत ज्यादा मतलब जो अमीर थे उनसे बहुत सारा उन्हें पैसा मिलता था। इससे दिक्कत है इनको। लेकिन जब वो देश में आए और देश को उन्होंने ये कहा कि हम
एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे, इन्हें इससे दिक्कत थी। क्योंकि अभी शायद किसी ने मेंशन भी किया जो राजे रजवाड़े थे उनके बारे में, उस पे भी आऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ये झूठ पहले फैलाते थे, आजकल उस पर चुप हो गए क्योंकि वो सच्चाई से बेहद परे है कि भारत रत्न उन्हें क्यों दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं बताया था कि जब नेहरू जी यूरोप गए, क्योंकि हमारा देश तब आजाद हुआ था और हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था। क्योंकि आपको याद करा दूं कि जब हमें आजादी मिली उस दौरान अगर आप उन एशियाई और अफ्रीकी देशों को देखें जो लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए, वो मिलिट्री कूच और तानाशाही की तरफ चले गए थे। लेकिन जब नेहरू जी देश आजाद होने के बाद जब वो कई देशों की यात्रा कर रहे थे, यूरोप में कई देशों ने उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने शांति का संदेश देकर लोगों को जिस राह पर जाना चाहिए वो रास्ता दिखाया था। इसी कारण से ये स्वयं निर्णय ले लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये किसी से उन्होंने बात नहीं करी थी। और जब स्टेट डिनर होस्ट हुआ, जब वो वापस आए, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने स्वयं ये निर्णय लिया कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन अंबेडकर और नेहरू जी के बारे में ये क्या बोलेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में आरएसएस तो बोल ही नहीं सकती है। और नेताजी पे आ जाते हैं। नेताजी ने ये बात कही थी कि जब देश आजाद होगा तो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाया। उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे जापान से, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये सबसे पहला भारत का पार्ट है जो आजाद हो चुका है। और उसका उन्होंने नामकरण भी उस समय किया था शहीद और स्वराज। और क्योंकि ये जापान जो है उन्होंने इसमें उनका साथ दिया था। आ जाते हैं, और ये कब हुआ था? 30 दिसंबर 1943, देश की आजादी के पहले। तो जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने जो उनके कारण ये प्रण लिया था और ये पहले ही कह दिया था, उस काम को कर दिया था, उस सपने को सच कर दिया था। क्योंकि उनका तरीका अलग रहा होगा, वो दूसरे रास्ते से गए और उनके रिश्ते इतने बेहतर थे कि उनकी जो बटालियन थी उसमें नेहरू बटालियन भी था, गांधी बटालियन भी था। मगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है। अब आ जाते हैं वंदे मातरम पे। इनको बने हुए कितने साल हुए ये आरएसएस वालों को? 100 साल ना। तो अब इतिहास में अगर जाना है तो सही तरीके से हमको जाना होगा। ये गीत जो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में, ये मतलब उनकी मौत जब 1894 में हुई, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी कि गुरुदेव ने इसको मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में गाकर सुनाया। उन्होंने इसे गाकर सुनाया। और उसके बाद जिस तरीके से सारी चीजें हुई, मतलब 1937 में कांग्रेस पार्टी ने 1937 सोचिए, कांग्रेस पार्टी तो इनसे कहीं ज्यादा पुरानी है, तो ये तो बात ही ना करे। तो अगर हम 1800s की में चले जाते तो ये तो 1925 में आए भाई। और ये 1925 में जो लोग आए वो ये नहीं बता पाते कि कैसे एक कमिटी बनाई गई थी 1937 में कांग्रेस के द्वारा। तब देश आजाद नहीं हुआ था, कांग्रेस ने बनाया था। और उस कमेटी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव जी थे। आचार्य नरेंद्र देव जी एक साप्ताहिकी निकालते थे जिसका नाम था संघर्ष, और वो एक समाजवादी थे। और इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो पहले 2 स्टैंजाज है उनको हम राष्ट्र गीत के रूप में अपनाएंगे। अब इस गीत को 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। मगर जब देश आजाद हुआ और जब ये सारी प्रक्रिया हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, क्योंकि आनंद मठ के ऊपर अंग्रेजों ने बैन किया हुआ था। बैन इसलिए लगाया था क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था 1905 के आसपास, उस समय उन्होंने इसे बैन कर दिया क्योंकि बंगाल वाले एरिया में इस गीत को बहुत गाया जाता था।
आपको पता ही है कि आनंद मठ नाम की फिल्म भी बनी थी जिसमें गीता बाली जी ने एक्ट किया था, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, उसमें ये गीत भी बहुत ही शानदार तरीके से गाया गया। और आपको एक और चीज याद करा देती हूं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गीत गाया था तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम रहमतुल्लाह सयानी शायद था, तो वो उस वक्त अध्यक्ष थे। तो ये गीत हमने अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न केवल ये जो बैन था इसको हटाया और ये कहा कि जो राष्ट्रगीत है और जो राष्ट्रगान है इन दोनों का दर्जा हमेशा बराबरी का रहेगा। तो ये तो हो गई इस गीत के इतिहास की बात, लेकिन कुछ बातें अभी आई उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ये इनका थोड़ा सा मत अलग था प्रिवी पर्सेस को लेकर। नेहरू जी बिल्कुल क्लियर थे कि जो हमारे साथ नहीं आएगा उसको एनिमी स्टेट के तौर पर ट्रीट करा जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी तो कई नेता ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि जो ये प्रीवी पर्सन जिनके हमने छीन लिए बाद में, ये जो राजा है इनको फेडरल स्टेट का दर्जा हम देख सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जो धीरे धीरे करके एकदम आत्मा बन गई हमारी कि हम रिपब्लिक बनेंगे। रिपब्लिक का सपना उनका था और 1963 में उन्होंने एक लेजिस्लेशन ऐसा भी लाया जिसमें ये हो गया कि अगर आपने सेसेशन मांगा तो आप जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। उन्होंने उसको इलीगल करार दे दिया कि अगर किसी ने कहा। और ये बात किसने जोड़ी ये 16th अमेंडमेंट से? इसी कारण से आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब संप्रभुता और अखंडता। ये दो शब्दों को ओथ में इसीलिए जोड़ा गया कि हम एक संप्रभुता वाला देश है और हमारी अखंडता की रक्षा, हमारी संप्रभुता की रक्षा हर उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी जो इस देश को लीड कर रहा है। जितने हमारे नेता हैं उनके ऊपर 5 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, इसके बारे में भी बता देते वो, क्योंकि उस वक्त नेहरू जी लोगों के बीच में रहना चाहते थे। कभी मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट करने की कोशिश, कभी उनकी हत्या करने की कोशिश, तमाम कोशिशें हुई। और ये भी बात सच है जो इन 5 में मैंने नहीं जोड़ा कि जब गांधी जी की हत्या करी गई उस समय ये भी था कि नेहरू जी की भी हत्या करनी है। तो ये है नेहरू का व्यक्तित्व, ये उसका मुकाबला क्या करेंगे। लेकिन जो नफरती होते हैं, जो हीन मानसिकता से ग्रसित होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, तब वो अपने आप को उठाने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिराने की कोशिश करते हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो अब आज नहीं है। और ये तो सनातन की भी संस्कृति नहीं है, जो चला जाता उसके बारे में बात नहीं करा जाता, उसके चरित्र हनन ये लोग करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है, हम अपने नेहरू जी की सच्चाई के साथ खड़े हैं। जी, मैं 2-2 मिनट का सवाल लूंगा क्योंकि समय हो चला है। प्रफुल्ल भाई से 2 मिनट सवाल ले लेता हूँ डॉक्टर वाजपेयी, आपकी परमिशन से, क्योंकि इनको निकलना है, फिर मैं आपसे इसके बाद सवाल लूंगा। प्रफुल्ल भाई, एक छोटा सा बस कमेंट आपसे मुझे चाहिए। बहुत सारे पत्रकार दूरदर्शन पर और चैनलों पर मैं सुन रहा था, और नामी गिरामी पत्रकार वो नेहरू कंट्रोवर्सी को लेकर और इस चीज को लेकर बड़े सजग रूप से पेश कर रहे हैं कि देखिए वहां तो पुरुषोत्तम अग्रवाल, अशोक वाजपेयी बैठे थे, नेहरू सेंटर की इनॉग्रेशन जो इनॉग्रल लेक्चर था जिसमें सोनिया गांधी बोली, वो तो कभी नजर नहीं आते इनके साथ, वो तो हमेशा इनका विरोध करते रहे हैं, उनको भी बिठाना पड़ गया इनको। इस तरीके की बातें करके एक पॉलिटिकल नरेशन गढ़ा जा रहा है कि सोनिया गांधी के पास अब लोग ही नहीं है साथ में रखने के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कौन नहीं बैठता था? पुरुषोत्तम अग्रवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, पुरुषोत्तम अग्रवाल खासकर बहुत समय तो नजर नहीं आए, अब सडनली उनको बैठा लिया गया और कहीं वो सहमे बैठे थे वहां पर। जी, उनको पता नहीं है पुरुषोत्तम अग्रवाल के क्या संबंध है, पुरुषोत्तम अग्रवाल कौन है उनको पता है? पता ही नहीं शायद। अरे पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ही वो किताब लिखी है ना कि भारत माता कौन है, पर नेहरू जी के क्या वक्तव्य थे और नहीं थे, ये उनको पता नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बहरहाल उसको छोड़िए। देखिए असल में इनकी दिक्कत क्या है। 2 मिनट का ही हमारे पास समय है, इसलिए इनके हर सवाल का जवाब तो दिया नहीं जा सकता है।
इनकी दिक्कत ये है कि उसमें जो आपत्ति दी गई थी वो दुर्गा से कहा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था जरूर, वो एक संवेदनशील मुद्दा था और हमारे राष्ट्रपाल से इस उपन्यास का, इस गीत का जितना गहरा संबंध है उतना इस उपन्यास का संबंध नहीं है, इस गीत का संबंध है। इस बात को भी हमको समझना होगा। और जब ये आया था उस समय में, मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास पर जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो हमें नागवार गुजर सकती हैं। लेकिन बहरहाल इनको आपत्ति किस बात से थी? ये इधर के लोगों को आपत्ति ये थी कि जो दुर्गा के रूप में भारत माता को चित्रित किया गया है, यानी प्रकृति का जो मानवीकरण किया गया, अगर इसको दर्शन से जोड़े तो प्रकृति का जो भारत माता को जो मानवीय बताया जा रहा है, और वहीं पर अरविंदनाथ थे, उन्होंने भारत माता चित्र भी बनाया था। इसके पहले भारत माता का कोई चित्र नहीं था, और भारत माता का मुझे नहीं लगता है कि कोई संकल्पना थी। तो वंदे मातरम ये बांग्ला में लिखा हुआ गीत था, और इसलिए कि बांग्ला के शब्दों में, वो भी साधु बांग्ला में, तो बांग्ला में लिखे हुए गीत सबकी समझ में आ जाए। कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था थी, इसलिए उसे अंग्रेजी में पढ़ा गया और अंग्रेजी में उसके भाव दिए गए, ताकि आप जानते ही हैं ऑफिशियल एक्ट क्या होता है, ताकि सरकार बहादुर भी समझ सकें कि क्या पढ़ा गया है। पूरा का पूरा तो कांग्रेस की कार्रवाई अंग्रेजी में ही होती थी, इनको पता नहीं है गुजराती में होती थी क्या, मराठी में होती थी, हिंदी में होती थी। मैं एक बार, एक सज्जन ने मुझे कहा, मेरे गहरे मित्र थे, वो एचओडी थे हिंदी डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने एक भाषण में कहा कि आज़ादी की लड़ाई हिंदी में लड़ी गई। मैंने सुन लिया कि ठीक है भाई, मैं भी हिंदी का ही छोटा मोटा लेखक था, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। गेस्ट हाउस में आए, बैठे वो, तो फिर भी वही बात शुरू कर दी। तब मुझे बड़ा गुस्सा आया, बोले किस हिंदी की बात बोलते हैं, किसने लड़ी? महात्मा गांधी ने लड़ी, वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। पहली बात, महात्मा गांधी इतनी सारी पत्रिकाओं के संपादक थे, किस पत्रिका के वो हिंदी में निकालते थे? निराला ने कहा था वो हिंदी जानते नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। ऐसी बातें न कहिए। मंच से भाषण देना राजनीतिक कार्रवाई की संपूर्णता नहीं है। मंच के पीछे जो काम होता है उसको देखिए। सारे का सारा कारोबार अंग्रेजी से हुआ, अंग्रेजी राष्ट्रवाद हमारे पास आया। खुद रविन्द्रनाथ जी का जो गीत है गीतांजलि, उसके अंग्रेजी अनुवाद पर उनको मिला। तो कहने का मतलब ये इस बात को कि अंग्रेजी में क्यों पढ़ा, गजब हालत है इनका। अंग्रेजी में संविधान क्यों लिखा गया? बांग्ला में अपवाद का अर्थ होता है गाली, और हिंदी में अपवाद का होता है एक्सेप्शन। तो एक ही शब्द के ये अर्थ होते हैं। इनकी असल दिक्कत क्या है? उसी गीत में ये लिखा हुआ है, कमला कमल दल बिहारिणी। इस लाइन को पढ़िए। ये लाइन अगर रहता उस गीत में तो आज इनको लगता कि हम भी कमल छाप हैं और राष्ट्रगीत में हमारा उल्लेख है, कमला कमल दल बिहारिणी। ये इस एक पंक्ति पर इनको बड़ी असुविधा हो रही है कि हाय रे ये पंक्ति क्यों छाट दिया। असल बात यहाँ है। तो आप देखिएगा खोल करके गीत पढ़े कोई, इस पर जरूर संसद में कल बात होगी। कमला कमल दल बिहारिणी, ऐसे समझते हैं कमल छाप है। और ये कहा गया, जब ये ले रहे थे चुनाव चिन्ह, जब मिल रहे थे, तो वाजपेयी सर को याद होगा, ध्यान में होगा ही, इनको किस प्रकार से कमल चिन्ह मिला था। कमल चिन्ह मिला था, वो किस प्रकार से इनको दिया गया था और आपत्तियों को किनारे किया गया था। जी सुजाता जी, कांग्रेस पार्टी भारत के संवैधानिक जो संवैधानिक सरकार, जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वो कहती है कि झूठ का प्रोपेगेंडा है, हमें सच पे खड़े रहना है, उसके लिए तमाम मुसीबतें भी आने वाली हैं। गणतंत्र की सुरक्षा इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग आप ही के पार्टी में रहकर किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और उधर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले ही एक टीएमसी के लीडर जो हैं वो सर पे ईंट रख के कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने वाले भी ये उसको एलैबोरेट करके इलेक्शन में 80-20 का नारा देने वाले भी ये, और मंदिर के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाया। इनका मकसद मंदिर बनाना तो कभी था ही नहीं। इनका मकसद था कि सत्ता पे काबिज कैसे होना है। अब सत्ता पे तो ये काबिज हो गए, मंदिर भी बन गया, झंडारोपण भी हो गया। आगे आप क्या देख रही हैं? ये लड़ाई और कितनी कठिन होने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए? लड़ाई तो हमेशा कठिन होती है, संघर्ष तो हमेशा कठिन होता है। और जो सत्ता में आ जाए, अगर उसका दुरुपयोग करता रहे तो वो कितना कमजोर होता है, ये इतिहास बताता है। आज जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही कभी ये चर्चा होगी कि कोई एक व्यक्ति सत्ता से इतनी मोहब्बत करता था कि वो सत्ता में रहने के लिए इतिहास में जाके लोगों से लड़ता था। भाई आपको भी मैं यही कहूंगी,
कि आपका परिवार अगर सीतापुर से आया या जो आज पाकिस्तान का हिस्सा, मेरी माताजी का परिवार भी वहीं से आया था, आप अपने पूर्वजों से लड़ाई क्यों नहीं कर लेते भाई? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अजय सिंह जी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में कि प्लीज आप ढूंढिए, वीडियो बनाइए, अपने परदादा को, पड़पड़दादा को गाली दीजिए प्लीज, क्योंकि आप उनसे लड़ेंगे ना तो आज जो आपके घर में समस्याएं होंगी सबका निदान हो जाएगा। बस ये इतनी सी बात से मेरे ख्याल से हम सब समझ सकते हैं कि जो बच्चे आज व्हाट्सएप को देख रहे हैं, जिनको बरगलाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, जब पार्टीशन के समय पे मेरी माताजी का परिवार इधर की तरफ आया तो उन्होंने इस बात को पहले ही देख लिया था कि वो आर्य समाजी थे, तो उन्होंने देख लिया था कि कैसे आरएसएस वाले जो पैसे वाले लोग होते थे उनके घरों में घुसते थे उनके साथ, क्योंकि उनके घरों में हर रोज हवन होता था, तो मतलब उनके बच्चों को पकड़ के उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। जो माता पिता ने अपने बच्चों को समझा लिया और सही रास्ता दिखा लिया, उनके अंदर नफरत नहीं है। वो जब यहाँ आए ना, उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करी, आगे बढ़े और उस चीज को नहीं सोचते कि वो पीछे छूट गया। हाँ, उसका एक दर्द है कि वो छूटा है, काश हम एक बार वहां जा सकते। लेकिन ये जो नफरती लोग हैं, मंदिर बन गया ना, ये गड़बड़ा दिया इन्होंने। मैं जब पढ़ती थी लखनऊ में तो वो मतलब वो 90 वाला दशक बता रही हूँ, उसके बाद समझ में नहीं आता था यहाँ इतना क्या हो रहा है। तो लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की प्रॉब्लम है, ये इसको भुना के रखते हैं। जिस दिन मंदिर बन गया उस दिन इशू खत्म हो गया, और यही बात मैं मानती हूँ। और इनके लिए आज ये दिक्कत हो गई है और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना। अरे भाई, अगर मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बना, हम सबका मंदिर है, हम सबके आराध्य राम भगवान है, तो तुम्हारा मतलब तुम कौन? तुम लाए हो राम को, ये तो तुम खुद ही कहते हो। अब ये दिक्कत जरूर है। जैसे अब दो बातें कह के समाप्त कर रही हूं अपनी बात। सरदार पटेल की मृत्यु हुई दिसंबर 1950 में, जो चुनाव हुए 1952-53 में हुए। इन्होंने क्या कहा कि अगर सरदार पटेल बन जाते उस समय जो प्राइम मिनिस्टर, तो आज स्थितियां बहुत फर्क होती। अरे जब चुनाव ही उसके बाद हुए, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या बातें बता के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? आरएसएस पर बैन सरदार पटेल ने लगाया था। और जहां तक बात है कि कौन कौन लोग उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे जब देश की आजादी हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको भी एक कार्यक्रम अलग से करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे वो तो सारे ही थे ना। तो ये जरूरी है मुझे लगता है, ताकि लोगों को पता चले। अब राजनाथ सिंह के ऊपर आने के पहले आखिरी बात ये कहती हूँ कि डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, बहुत अच्छी बात है, मगर डिस्कशन होना चाहिए कि जो नेहरू जी ने, जिन्हें टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा था ना, यानी कि जो हमारे नवरत्न थे, हमारे देश में जो चीजें वो बना रहे थे, सेल बेल रेल, उसके बारे में जो बातें होनी चाहिए। रेल तो खैर पहले से था, अंग्रेजों ने बना ही दिया था, लेकिन जिनके बारे में वो चाहते थे कि लोग बात करें, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, उनको टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी बताया। उनके ऊपर डिस्कशन करने ना, अगर इतिहास की बात करनी है, और देश का गुणगान हो जाएगा। मगर एक डिस्कशन और होना चाहिए, वो होना चाहिए कि ये मनुस्मृति को चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जगह होता, तो मनुस्मृति के ऊपर एक डिस्कशन ये अवश्य करे। और आखिरी बात, ये जो राजनाथ सिंह जी है ना, ये जब बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे, तो अब क्यों भाग रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये टीचर थे तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि केवल सत्ता में रहने के लिए, अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठने के लिए जो पर्रा इन्हें दिया जा रहा है, उसमें से पढ़कर ये अपना स्तर बता रहे हैं। ये कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, और तब अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद थी, उस स्तर से अगर आज ये मोदी के स्तर तक पहुंचे हैं जहां ये नेहरू को अटैक करे, तो इनका एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें ये कह रहे थे कि नेहरू ने जो कार्य किए वो कोई नहीं कर सकता था। तो शर्म और धिक्कार अगर किसी की आत्मा पर किसी को होना चाहिए तो वो राजनाथ सिंह है, क्योंकि मोदी जी तो ऐसे ही है, लेकिन इनको धिक्कार है। और कल देखते हैं कि क्या क्या बातें करते हैं। और आई एम सॉरी टू यूज सच अ फाउल वर्ड, बट ये क्या बकवास करते हैं। वो इशू नहीं है, एयर पोल्यूशन, नेशनल सिक्योरिटी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और इतनी सारे मुद्दे हैं जो ट्रम्प बार बार कह रहा है, जो अब इंडिगो के साथ हो रहा है। ये है असली मुद्दे, एसआईआर है असली मुद्दा। लेकिन ये बात करेंगे इतिहास की।
जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेहरू को बदनाम करना, नीचा दिखाने की सोची समझी साजिश है, मेन मुद्दों से भटकाने की साजिश है, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब सवाल है तो जवाब तो दिए जाएंगे।